वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो लेवल 2 रिट क्लियर कर चुके हैं और पात्रता सूची में जिनका नाम है और दस्तावेज सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जैसे शेड्यूल जारी हो चुका है। 18 तारीख से जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो दिशा निर्देश है वो मैं आपको बताऊंगा, और विशेष रूप से जो लेवल 1 का जो शेड्यूल चला था या कार्यक्रम हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें जो भी कैंडिडेट थे उनके किस तरह की समस्या आई, क्या क्या गलतियां उन्होंने की और किस कारण से उनको परेशान होना पड़ा, वो सारी जानकारियां मैं उनके अनुभव के आधार पे, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपके सामने बताऊंगा, ताकि आपको लेवल 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो ऑथेंटिक जानकारी होगी और आप उन जानकारियों को अगर गौर करेंगे, उनका पालन करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कई लोगों को छोटी सी गलती के कारण लंबे समय तक या पूरे दिन परेशान होना पड़ा। कुछ लोगों का अभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग या वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो विभिन्न प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनके अनुभव के आधार पे और स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो विस्तृत दिशा निर्देश है, एक बार उनको आप जरूर गौर कर लें। उसके बाद में जो चेक लिस्ट है, जिसमें अधिकांश लोग जो गलती कर रहे हैं या जिनको कन्फ्यूजन है कि यहाँ क्या लिखा जाना है, वो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ जो आगे चेक लिस्ट है, ये जो चेक लिस्ट है, इसमें आपको क्या क्या कहाँ क्या भरना है, कौन सा कॉलम खाली रखना है, क्या करना है, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अब जैसे यहाँ जो दिशा निर्देश है उसमें है कि लेवल 1 और लेवल 2 की बात यहाँ जैसे करें, ये 14/7/2023 का जो नोटिफिकेशन है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, और जिसमें जो लेवल द्वितीय के लिए जो पात्रता है उसमें 2 तरह की कैटेगरी होगी, एक टीएसपी और नॉन टीएसपी। टीएसपी क्षेत्र है वो विशेष क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र है वही होगा। सामान्य रूप से जो भी कैंडिडेट है वो नॉन टीएसपी में है, तो कई बार आपको टीएसपी नॉन टीएसपी का मेंशन करना पड़ेगा। तो आप अपनी जो भी क्षेत्र है वो आप जरूर अपना ध्यान रखें कि आप टीएसपी में है या नॉन टीएसपी में। इसके अलावा सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सामान्य शिक्षा का मतलब जैसे आपने बीएड वगैरह की है वो सामान्य है। विशेष शिक्षा का मतलब अगर आपने कुछ स्पेशल बीएड की हुई है, जैसे मूक बधिरों के लिए अलग से पढ़ाई होती है या अन्य कोई जो भी CWSN जो कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए अगर आपने स्पेशल तरह की बीएड या SSC वगैरह डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो विशेष शिक्षा में आएगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट वो सामान्य शिक्षा के होंगे, विशेष शिक्षा के कुछ अलग ही कैंडिडेट होंगे, तो वो अपना हिसाब से देख लें। और अभी जो सूची जारी की गई है वो 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची है। अब इसमें सूची में नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि आपका अंतिम चयन हो जाएगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है शाला दर्पण के जो भी स्टाफ लॉगिन में, उसमें स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल में, और वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ईमेल आईडी पे, मोबाइल पे और उस लॉगिन पे आपको अपना जो भी वेरिफिकेशन का टाइम है, दिनांक है और स्थान कहाँ आपको वेरिफिकेशन करवाना है वो शो हो जाएगा। यथासंभव आपको अपने ज़िले में वेरिफिकेशन करवाना है, लेकिन कुछ ज़िलों में जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या होगी या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो वहाँ आपको जो नज़दीकी ज़िला है वो आवंटित किया जा सकता है। तो वो सारी सूचनाएं आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगी, और लॉगिन करने के बाद में वहाँ भी आपको प्रदर्शित हो जाएगी। तो उसको आप समय समय पे मोबाइल को चेक करते रहें, ईमेल आईडी को चेक करते रहें। और रजिस्ट्रेशन जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन का कार्य है ये 15 जुलाई यानी कल से ये शुरू हो चुका है 10 बजे से। और इस संबंध में जो FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यानी कुछ सामान्य प्रश्न जो हर बार कई कैंडिडेट को आवश्यकता पड़ती है, तो उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप एक बार जरूर देख लें। अब इसके बाद में ऑनलाइन में जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरे हैं उसी के ऊपर आपके सूचनाएं या मैसेज आएंगे, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बंद नहीं हो ये जरूर ध्यान रखें। और अगर आपने गलत मोबाइल नंबर अगर फीड कर दिया तो आपको निर्देशालय में जाकर के वहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट करवाने पड़ेंगे। अब जो दस्तावेज सत्यापन है, तो जो भी आपने स्टाफ सिलेक्शन में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसमें आपको लॉगिन करेंगे तो आपको जो भी स्थान, तारीख वगैरह ये सारा समय वगैरह शो हो जाएगा। वो उस तारीख के हिसाब से आप अपने निर्धारित स्थल पर पहुँच जाए। अगर सुबह की पारी है तो आपको 9 बजे तक अनिवार्य रूप से वहाँ पहुँच जाना है। दोपहर की पारी में जो से 1 या 2 बजे जो भी टाइम है वो आप जरूर समय पर पहुँच जाए, क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, यानी वहाँ आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो भी दल आवंटित होगा, सत्यापन दल या पात्रता जांच दल जो भी होगा, वहाँ आपको अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा। तो संभवतः यानी इसमें लिखा हुआ कि जो भी आपने गृह जिला अपने अंकित किया आवेदन में, उसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आदेश दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है संख्या ज़्यादा हो तो नज़दीकी ज़िले में भी दिया जा सकता है। और एक से अधिक, जैसे किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकेगा। इसे तो जो भी पद है वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग सेट आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो
समस्याएं जो लोगों की आ रही है उसके संबंध में मैं बता दूं कि एक तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आपको डाउनलोड करना है। अब लेवल 1 के कुछ जो अनुभव थे उसके आधार पर मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं वो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो पिछले साल के यानी 1 साल जो पहले लेवल 1 की जो भर्ती हुई थी उसके लेकर आ गए। तो ये गलती आप नहीं करें, आपने जो आवेदन भरा था वही लाएं। दूसरा जो विस्तृत आवेदन है जिसमें सह परिनिरीक्षक परिपत्र है वो शैक्षणिक प्रशिक्षण यानी आपके ग्रेजुएशन के, बीएड के, मूल निवास और संबंधित अगर आपका कोई वर्ग है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी या सहारिया वगैरह, या कोई विशेष श्रेणी है जैसे विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग, तो उसका जो भी प्रमाण पत्र हो वो सक्षम स्तर का हो और जिस तारीख को आपने जो फॉर्म भरा था उसके अंतिम तारीख तक का होना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से जिसमें जो वैकेंसी थी लेवल 1 की थी उसमें 19/1/2023 तारीख जो अंतिम तारीख थी तो उस तारीख का या उससे पहले का आपके पास में होना जरूरी है। कुछ जो डॉक्यूमेंट है जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या जो ओबीसी क्रीमी लेयर का वगैरह है उसमें जो 2 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसका शपथ पत्र साथ में लगवाएं तो वो आपका 2 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स सारे जो आपको 2 जो सेट है वो आपको तैयार करने हैं और मेरी ये सलाह रहेगी कि आप 2 की जगह 3 सेट तैयार कर लें। एक सेट आपके पास में सुरक्षित रहेगा, कभी भी जरूरत पड़े तो वो काम आ सकता है। और इसमें सारे जो मूल दस्तावेज है वो आपको जैसे वहाँ प्रस्तुत करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो 2 सेट है उसमें सारी फोटोकॉपियाँ लगानी है। कुछ जो प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी लगाने हैं। ओरिजिनल कौन कौन से लगाने, जैसे एक तो आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आप 2 गजेटेड ऑफिसर से जो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे वो ओरिजिनल लगाना है। इसके अलावा जैसे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उन सभी की फोटोकॉपी आपको लगानी है और फोटोकॉपी हमेशा स्व प्रमाणित हो, यानी आपको अपने खुद के साइन हर फोटोकॉपी पे अनिवार्य रूप से करने हैं। तो ये है मूल दस्तावेज, अगर आपके पास में नहीं है तो आपका सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो मूल दस्तावेज जो भी है आपके जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट हो और योग्यता शैक्षिक और प्रशैक्षिक यानी बीएड, बीए जो भी है उनके सर्टिफिकेट आप जरूर अपने पास रखें। जो भी आपने मेंशन की है, अगर आप ग्रेजुएशन का बात है लेकिन आपने एमए मेंशन कर दी है तो एमए की जो मार्कलिस्ट वगैरह है वो भी आप अपने साथ जरूर लेके जाएं, उसकी फोटोकॉपी भी साथ लगा दें। डॉक्यूमेंट अधिक होने पे कोई समस्या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट कम होंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी आपने योग्यताएं वगैरह दर्शाई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में फोटोकॉपी और ओरिजिनल होने जरूरी है। और चेकलिस्ट में जो भी क्रम संख्या है उसके अनुसार आपको सारी जो स्व हस्ताक्षरित जो छाया प्रति यानी फोटोकॉपियाँ हैं उसको व्यवस्थित करना है, उसमें क्रम संख्या लगानी है। वो कैसे लगानी है मैं आपको पूरा बता दूंगा। और 1 से अधिक अगर आप पदों के लिए आप आवेदन करें तो आपको अलग अलग है वो सेट तैयार करने हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों का अलग अलग सत्यापन का जो शेड्यूल जारी हुआ है तो जिस विषय का होगा उस दिन आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराने पड़ेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो आपको जो 2 फाइलों में आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो आप फाइल कवर, पूरे फाइल कवर में वो पूरा सेट है वो तैयार करके ले जाएं, क्योंकि कुछ लोग है सीधा इसको पिन करके ले जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो ये फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय में और बीकानेर तक आगे जाएगी। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो फाइल में आप बाकायदा उसको फाइल में करके 2 फाइलें तैयार कर लें जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्रमवार रखें। किस क्रम में रखना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। और अगर कोई दस्तावेज सत्यापन में अधूरे या अपूर्ण दस्तावेज वगैरह है तो आपको अगर कोई डेट दी जाती है तो आपको आगे जो भी तारीख है उसको उपस्थित होना है। और अगर दस्तावेज आपके पास पूरे नहीं है, ओरिजिनल नहीं होंगे तो आपको उस दिन शामिल नहीं किया जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। और इसके लिए आपको कोई भी किराया पता वगैरह वो देनी होगा। और इस संबंध में आपके अगर कोई समस्या है, अगर आपकी क्वेरी है तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के जो एलिमेंट्री के डीओ ऑफिस है वहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। उस जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ डीओ ऑफिसर्स की लिस्ट है और कंट्रोल रूम की लिस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने पिछले कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाया था। तो वहाँ से आप ये ज़रूर देख लें कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप वहाँ फ़ोन करके अपनी क्वेरी है वो कर सकते हैं। और पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में समस्या है तो ये नंबर दिए हुए हैं 0141 2700 और 9773342610। और अगर शंका समाधान के लिए तो ये भी नंबर दिए हुए हैं, ये ज़रूर आप ये देख लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात चेकलिस्ट की है, अधिकांश लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक एक जो कॉलम है उसको आपको डिटेल में बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ कहाँ क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। दस्तावेज सत्यापन का जिला, यानी कौन सा जिला आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए अलर्ट हुआ है, भले आपका मूल जिला अलग है लेकिन जो जिला आपको दस्तावेज सत्यापन है तो अलर्ट हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। और रोल नंबर आपके जो रिट एग्जाम अभी जो एग्जाम हुआ था उसके रोल नंबर आपको लिखना है।
लेवल जो आपको अध्यापक लेवल द्वितीय है, लेकिन विषय इसमें आपका लिखना है कि जैसे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित विज्ञान है, या जो भी विषय है वो आपको लिखना है। फिर इसमें से आपको यहाँ सामान्य या विशेष श्रेणी दो भी है, उनमें से आपको जो भी आपके लागू होता है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। अगर आप सामान्य श्रेणी में तो सामान्य करें, और अगर विशेष शिक्षा की आपके पास में डिग्री है तो आप विशेष शिक्षा सेलेक्ट करें। ये दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। और उसमें भी विशेष शिक्षा है तो ये नीचे का ऑप्शन लागू होगा। विशेष शिक्षा में भी आप MR है, यानी मेंटली रिटार्डेड जो मानसिक रूप से विबंधित बच्चों के अगर आपके पास में डिग्री है, उनको पढ़ाने की योग्यता है, या VI है यानी विजुअली इम्पेयर्ड यानी जो आंखों से कम देखते हैं उनके लिए है, या HI यानी हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जो सुनने में मूक बधिर वगैरह है उनके लिए है। तो जो भी श्रेणी आपके लागू होती है वो विशेष शिक्षा में, अगर ये विशेष शिक्षा क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाला ऑप्शन है वो क्लिक करना है। उसके बाद में आप अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र किस पे है, यानी TSP से है या नॉन TSP से, वो आप यहाँ जरूर लिखें। आधार, आपका आधार नंबर यहाँ लिखना है। आवेदन क्रमांक जो आपका ऑनलाइन आवेदन था उसके क्रमांक नंबर है, जो भी 12-13 अंक जितने भी अंक है वो आपको यहाँ लिखना है। पिता का नाम लिखना है, अभ्यर्थी को अपना खुद का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, माता का नाम लिखना है। इसके बाद में यहाँ आपकी जो श्रेणी है, आप जैसे सामान्य में है तो आप अनारक्षित लिख सकते हैं। उसके बाद OBC है तो OBC पे क्लिक करना है, EWS है तो EWS पे क्लिक करना है, MBC ST SC जो भी कैटेगरी आपकी लागू होती हो उसके ऊपर आपको यहाँ टिक करना है। फिर विशेष श्रेणी में अगर आप है, जैसे मान लो कोई महिला है तो विधवा या परित्यक्ता की श्रेणी में तो आपको उस पर टिक करना है। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी पे, उत्कृष्ट खिलाड़ी पर टिक करना है। भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग जो भी हो उस कैटेगरी पे आपको यहाँ टिक करना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट है वो आगे लगाने भी है और चेक भी होंगे। लिंग आपका स्त्री या पुरुष जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। आपने जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन जो जमा कराया था उसका आवेदन शुल्क आपने कितना जमा कराया था वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे 350 कराया था, 450 या 250 जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से था। अब इसमें कई लोगों की समस्या आ रही है और कई लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, तो मैं इस बारे में आपको जो पिछले लेवल 1 का जो अनुभव है उसके आधार पर बता दूँ कि अगर आपने जो शुल्क जमा की छूट का फ़ायदा लिया है, जिसमें जब फॉर्म भरते थे उस समय लिखा हुआ था कि अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है यानी 2,50,000 से कम है तो आपके पास में अगर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र है तो आप उस छूट को ले सकते हैं। और कई लोगों ने जैसे 350 था उसकी जगह 250 रुपये शुल्क जमा कराया है, और उसके पास में अगर आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का यानी तहसीलदार लेवल का होना जरूरी है नियमानुसार। तो फिर भी इस बार भी कुछ लोग आए थे जिनके पास में प्रमाण पत्र नहीं था, तो जो नोटरी किया हुआ आय प्रमाण पत्र है वो आप जरूर अपने पास रखें। और कुछ नहीं हो तो आप जो डिफरेंस राशि है, जैसे आपकी कैटेगरी का जो आवेदन शुल्क 350 रुपये था लेकिन आपने 250 रुपये ही जमा कराया, तो 100 रुपये का जो डिफरेंस है उसका आप पोस्टल ऑर्डर वगैरह अपने पास रखें, आवश्यकता पड़ने पर आप वो वहाँ जमा करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप अगर जो भी आपके आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का है और वो भी जिस तारीख को आपने फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख थी 19/1/2023 उसके पहले का होना जरूरी है, उसके बाद का होगा तो वो नहीं माना जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। और इस संबंध में अधिकांश लोगों की समस्या आई है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने इस कैटेगरी में छूट ली है, 100 रुपये की छूट ली है, उनको प्रमाण पत्र खास करके आय प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी का, या अगर वो नहीं है तो आप नोटरी करवा करके जो भी 2 अधिकारियों के साइन करवा करके पूरा उसको अपने साथ रखें, या पोस्टल ऑर्डर रखें ताकि आपको वहाँ उधर उधर भटकना नहीं पड़े। दूसरा, परीक्षा का माध्यम 12वीं में आपके माध्यम हिंदी या अंग्रेजी था वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ आपको इसमें से क्लिक करना है। हिंदी माध्यम था तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन में आपका माध्यम क्या था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो आपको इसमें लिखना है। अब इंपॉर्टेंट बात आते हैं चेकलिस्ट का जो प्रथम भाग है, यहाँ जो दस्तावेज है उसकी लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को आपको इस सिर्फ 2 कॉलम में ही आपको एंट्री करनी है। ये जो 3 कॉलम दिए हुए हैं, मूल दस्तावेज मिलान किया गया, सही पाया या नहीं पाया, या ऑनलाइन में सूचना भरी अंतर है तो क्या है, या लघु हस्ताक्षर है, ये सत्यापन दल के कार्य है। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी सत्यापन दल होगा उसके सदस्य है वो यहाँ इसमें तीनों कॉलम में टिप्पणी या जो विवरण करेंगे। आपको यहाँ 2 कॉलम ही काम में लेना है। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन आपने किया है उसकी जो प्रति है, फोटोकॉपी है, वो आपको यहाँ संलग्न संख्या जैसे 1 लगा दें, और उसकी संलग्न स्व प्रमाणित है या नहीं, तो हर को डॉक्यूमेंट को आपको स्व प्रमाणित करना है, उस पर अपने साइन करने, तो इसमें हाँ लिख दें और उस पर साइन कर लें। दूसरा, विस्तृत आवेदन जो आपने अभी भरा है उसकी कॉपी यहाँ लगानी है, और उसको भी आपको नंबर जैसे यहाँ 1 दे दिया, यहाँ इसको 2 नंबर दे दें, और यहाँ उसको स्व प्रमाणित करना है तो हाँ लिख दें।
आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ जैसे 3 नंबर क्रमांक लगा दें और यहाँ उसको हाँ लिख दें, यानी इसको खुद के ऊपर साइन कर लें आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे। उसके बाद में माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ जैसे 4 नंबर आएगा या 5 आएगा, तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप इसको जैसे अंक तालिका को 4 नंबर दे दें और प्रमाण पत्र को 5 नंबर दे दें क्रम संख्या, तो भी कोई समस्या नहीं। और अगर आप दोनों को 4 नंबर दें तो 4A और 4B कर सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन संलग्न संख्या से यहाँ पता चल जाना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगा हुआ है, कौन से स्थान पे लगा हुआ है। जैसे 4 नंबर पे लगा हुआ है तो यहाँ A और B दे दें तो 4A पे अंक तालिका आ जाएगी, 4B पे प्रमाण पत्र आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो, और मान लो अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो आप उसको 4 दे दें। और अगर मान लो आप चाहें कि अंक तालिका अलग है, प्रमाण पत्र अलग है, तो उसको 4 या 5 भी दे सकते हैं क्रम संख्या, और यहाँ उसको स्वप्रमाणित पे हाँ लिखना है। उसी तरह से 12वीं में भी यही करना है आपको। स्नातक या ग्रेजुएशन में आपकी जो सेमेस्टर उसमें वर्षों की अंक तालिका है। अब जैसे ग्रेजुएशन में BA है या BSc है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप इसको जैसे यहाँ 5 या 6 नंबर जो भी क्रम आ रहा है उसको 5A, B, C कर दें, या अगर आप तो वो ही ठीक रहेगा, क्योंकि तीनों है वो एक ही ग्रेजुएशन की मार्कलिस्ट है और इनको स्व प्रमाणित करनी है। इस तरह से आपके जो स्नातक के जो फाइनल ईयर के जो टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है, पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं और प्रतिशत कितने हैं, वो आपको यहाँ लिखने हैं और यहाँ एंट्री उसकी क्रम संख्या कर देनी है। क्रम संख्या एंट्री यहाँ जो भी एंट्री यहाँ होगी मार्कलिस्ट की, वही एंट्री यहाँ होगी, क्योंकि स्नातक की ही यहाँ डिटेल पूछी है। तो या तो आप इसको खाली छोड़ दें, या जो यहाँ क्रम संख्या लिखी है वो आप यहाँ लिख दें। फिर उसके बाद में ऐच्छिक, जो स्नातक में ऐच्छिक विषय आपके कौन कौन से ऑप्शनल थे, आपके हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह जो भी, अगर BA है, BSc है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जियोलॉजी वगैरह जो भी थी वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में अगला है स्नातकोत्तर, अगर आपने पास की हुई MA है और तो उसकी अगर मार्कलिस्ट आपने डिग्री वगैरह आपने शो की है तो आपको यहाँ अपने पास रखनी भी है, और यहाँ इसके क्रम लगाने हैं, फोटोकॉपी भी अटैच करनी है, और उसके भी प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह और प्रतिशत लिखने हैं। और रिट पात्रता परीक्षा 2022, अगर आप जैसे, क्योंकि 2021 का तो लेवल 1 में मान्य था, लेवल 2 में मान्य है ही नहीं, तो आपको रिट पात्रता 2022 की जो मार्कलिस्ट है, प्रमाण पत्र है, उसको आपको यहाँ क्रम संख्या जो भी यहाँ से ऊपर से क्रम आ रहा है वो क्रम दे देना है और स्व प्रमाणित किया है हाँ लिख देना है। इसके बाद में राजस्थान पात्रता उत्तीर्ण परीक्षा लेवल प्रथम द्वितीय दोनों स्तरों में अगर कोई है तो उसको वहाँ यहाँ लिखना है, और उसमें द्वितीय जो लेवल का था उसमें कितने अंक प्राप्त किए आपने, प्राप्तांक कितने प्रतिशत बने, वो यहाँ मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपके जो विषय थे लेवल द्वितीय में विषय है तो भाषा प्रथम कौन सी थी, द्वितीय कौन सी थी, सामाजिक अध्ययन था या गणित विज्ञान था, जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ क्रम संख्या लगा देनी है। इसके बाद में विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता आपके DLED, BLED, B.Ed, A.M.Ed, BA, M.Ed जो भी आपके थी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, क्रम संख्या उसकी मार्कलिस्ट लगानी है। और प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश तिथि, यानी जैसे B.Ed है या अभी जैसे यहाँ B.Ed होगी या BA B.Ed है या BLED है, जो भी है आपको वहाँ किस तारीख को प्रवेश किया वो तारीख आपको यहाँ लगानी है। अब जैसे इसमें आपके जैसे उस दिन आपने जो शुल्क जमा कराया वो, या आपके एडमिशन का अगर वहाँ कॉलेज से आपको कोई लेटर मिल जाए जिसमें प्रवेश तारीख हो तो वो आप जरूर लिखें। और इसके बाद में अगर विशेष शिक्षा में आपने कोई भारतीय पुनर्वास परिषद जिसमें विशेष शिक्षा वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये लागू होगा, सामान्य जो शिक्षा है उनके लिए ये लागू नहीं होगा, तो आप छोड़ दें। जो भी आपके लागू होता है वो आप यहाँ एंटर करना है, और नहीं अगर लागू होता है तो आप या तो इसमें NA लिख दें या डैश कर दें, NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल कर लिख दें या डैश कर दें। मूल निवास की प्रमाणित प्रति आपको लगानी है, क्रम संख्या आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ लिख देना है। इसके अलावा जैसे अनुसूचित क्षेत्र के सद्भाव निवासी होने का, यानी TSP क्षेत्र के अगर है तो TSP क्षेत्र के कैंडिडेट को ही यहाँ मेंशन करना है, अन्य को यहाँ खाली छोड़ देना है या डैश कर देना है। इसके अलावा अगर आप EWS से संबंधित है तो आपको EWS सर्टिफिकेट किस क्रम में लगाया या किस संख्या पर लगाया, जैसे 10 नंबर पर लगाया तो यहाँ 10 नंबर लिख दें। उसके बाद में उस पर साइन है वहाँ। और EWS के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं कि EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और अगर आपने उसका रिन्यू नहीं कराया है तो आप शपथ पत्र दे करके उसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपकी आय है वो 8 लाख से कम है तो। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, अगर मान लो अन्य जाति प्रमाण पत्र यानी OBC का है या अति पिछड़ा वर्ग MBC का, अनुसूचित जाति जनजाति का, तो इसमें भी आपको प्रमाण पत्र है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो, जैसे OBC का जो प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर का 1 साल के लिए होता है, तो वो आप जरूर ध्यान रखें कि आपका जो प्रमाण पत्र हो वो 19/1/2023 के पहले का हो। अगर उससे पहले का है और उसमें 2 साल का गैप पड़ गया यानी 2021-22 का है तो और वो 1 साल के लिए वैलिड है, तो अगर मान लो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप
जो शपथ पत्र है वो आप साथ में लगाएं कि जो 2 साल तक जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसका प्रमाण पत्र आप साथ में लगाएं, तो वो 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद का अगर बनाया हुआ है तो दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ जो समस्याएं, जो प्रैक्टिकल समस्या आ रही है वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने बहुत पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाया था जो ऑफलाइन था, अब लोग दोबारा वापस उसको ऑनलाइन बनवा रहे हैं, तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे खास करके जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, इसका जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो लाइफ टाइम होता है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपने बनाया है तो दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आप अपने साथ रखें। आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन दल को जो भी है वो आप बता सकते हैं। इसके बाद में जैसे आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का अगर जाति प्रमाण पत्र है, तो जो कार्मिक विभाग का पत्र है 17/10/2022 के अनुसार, उसके अनुसार आपको शपथ पत्र जरूर लगाना पड़ेगा, वो मैंने पहले बता दिया। अब जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके जैसे 19/1/2023 से पहले का नहीं होकर के 22 का है, तो या जिसकी वैलिडिटी 2022 को पूरी हो गई या जनवरी 23 को पूरी हो गई, तो आपको शपथ पत्र साथ में अनिवार्य रूप से लगाना है। और इसी तरह से अगर मान लो आरक्षित वर्ग की सभी जो अभ्यर्थी महिला और पुरुष इस आशय की स्व घोषणा की स्वयं और उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है, जो स्व घोषणाएं हैं वो मैं आपको बता दूं कि स्व घोषणा के लिए इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सारे साथ में दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसमें वहाँ सभी जगह एक एक पेज पे स्व घोषणा मांग रहे हैं। तो मैं उसका पूरा PDF है आपको बता दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पे पूरे एक एक पेज की जो PDF है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसको आप प्रिंट करवा करके एक एक पेज में जो स्व घोषणा है वो आप करेंगे तो वो ठीक भी रहेगा और उसमें कहीं कोई समस्या भी नहीं आएगी। इस तरह से अगर कोई महिला विधवा श्रेणी में आवेदन कर रही है तो स्व घोषणा उसकी स्वयं की पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न करना पड़ेगा, और पति से लिंक दस्तावेज का मतलब हो गया कि ऐसा दस्तावेज जिसमें उसका और पति का नाम हो, चाहे राशन कार्ड हो या उसके पति के आधार नाम हो जिसमें पति का नाम हो, आधार बना हुआ हो, या ऐसा कोई भी दस्तावेज हो जिसमें ये साबित होता हो कि उसके पति जो अभी जैसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके पति का नाम और उसका नाम साथ हो, ऐसा दस्तावेज उसको ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। और पुनर्विवाह नहीं करने का जो स्व घोषणा है वो भी करनी पड़ेगी, वो भी फॉर्मेट है, आप उसमें लगा दें। सारे फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप जरूर चेक कर लें। फिर विवाह विच्छिन्न या प्रेतिकता महिला है तो उसके लिए जो कोर्ट की डिग्री है वो अनिवार्य है, और आज तक विवाह नहीं किया, पुनर्विवाह नहीं किया, वो भी स्व घोषणा आपको देनी है। और इस संबंध में जो मेन बात है कि जो अंतिम तारीख थी उसके पहले का जो प्रमाण पत्र है, डिग्री है, वो आपके पास में होनी जरूरी है। अगर मान लो जैसे कोई मुस्लिम महिला है तो जो सक्षम अधिकारी जो काजी वगैरह उनसे जो तलाकनामा या कोर्ट द्वारा जो डिग्री है वो जो वैलिड है वो आपके पास में होनी अनिवार्य है। इसके बिना आपको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा और जो ऋतिकता का लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखें। संतान संबंधी स्व घोषणा आपको जो फॉर्मेट है निर्धारित उसमें आपको यहाँ साथ में लगानी है, उसको भी यहाँ आपको क्रम दे करके उसको स्व साइन करना है, स्व प्रमाणित करना है। दहेज नहीं लेने संबंधित भी आपको अटैच करना है जो स्व घोषणा है। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अगर इस श्रेणी में नहीं आते तो आप इसको डैश कर दें या NA कर दें। उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है, यहाँ संलग्न करना है, फोटोकॉपी नहीं है तो आप इसको डैश कर दें। दिव्यांग श्रेणी में अगर किसी ने आवेदन किया तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको पेश करना पड़ेगा, और आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र ये भी आपको यहाँ साथ में लगाना पड़ेगा। और अगर कोई कार्मिक पहले से किसी विभाग में कार्यरत है, और जैसे लेवल उन्हें कई कैंडिडेट ऐसे थे जो पुलिस विभाग यानी किसी विभाग में कार्यरत थे, तो अगर ऐसा कोई है तो आपको जो भी वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC है अपने विभाग की, वो सर्टिफिकेट या जो भी कागज है वो आपके पास में होना अनिवार्य है, उसको भी आपको यहाँ संलग्न करना है, उसको भी क्रम संख्या देनी है। इसके बाद में अगर मान लो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपने 2,50,000 से कम आय का सूचना भरी है और आपने फीस में छूट ली है तो आपका अभ्यर्थी का स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र, और वैसे तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सक्षम अधिकारी का होना चाहिए, लेकिन जो भी नोटरी किया हुआ तो कम से कम आपके पास होना जरूरी है, वो आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। और एक जो ओरिजिनल लगाना है, दूसरे सेट में उसकी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। इसकी दोनों फोटोकॉपियाँ नहीं लगानी है, एक ओरिजिनल लगाना जरूरी है। इस तरह से शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा है वो भी आपको लगानी है, और अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र है। अब जैसे अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी, और जो 2 राजपत्रित अधिकारियों से आप जो चरित्र प्रमाण पत्र लेटेस्ट जो बनवाएं
वो ओरिजिनली दोनों से जो सेट है उनमें ओरिजिनली बनवाएं, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र है ओरिजिनली मान्य होता है। और मान लो अंतिम संस्था का नहीं है लेकिन 2 राजपत्रित अधिकारियों का है तो भी वो चल जाएगा, लेकिन कम से कम आपके पास में 2 राजपत्रित अधिकारियों का जो हस्ताक्षरित है चरित्र प्रमाण पत्र हो, और वो दोनों सेट में आप कोशिश करें कि ओरिजिनली लगाएं। इसकी फोटोकॉपी है वो मान्य नहीं होती है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और इनमें जो भी आपके लागू नहीं होता हो उसके आपके या तो आप क्रॉस का निशान लगा दें, या आप NA कर दें, या डैश कर दें। जैसे इसमें या लिख दें, इसमें लिखा हुआ भी है कि समस्त दस्तावेज क्रमानुसार चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न करें, और जो दस्तावेज लागू नहीं हो उनके आगे लागू नहीं लिख दें। ये भी अंकित करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपको अपना जो अभ्यर्थी के नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारे लिखने हैं। उसके बाद में ये जो स्व घोषणा है जिसमें कैंडिडेट अपना नाम, माता पिता या पति पत्नी जो भी उसका नाम, जाति, निवासी, व्यवसाय वगैरह है वो लिख करके यहाँ साइन करने। और ये स्व घोषणा है। अब ये स्व घोषणा जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जैसे इसमें ये स्व घोषणा जिसमें ये एक तो नॉर्मल घोषणा संतान संबंधी है, दहेज नहीं लेने की है, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है, इसमें ये सारी है वो एक ही फॉर्मेट में दी हुई है। तो मैं आपको इसका अलग फॉर्मेट आपको बता दूंगा, उस फॉर्मेट को आपको प्रिंट करवा के ले लेना है, ताकि क्योंकि दस्तावेज समय के कई लोग इस तरह का जो फॉर्मेट लेके गए थे तो उनको वापस अलग से फॉर्मेट मंगाया गया। आपको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तो आपको 2-4 कागज एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप जो भी स्व घोषणा है वो एक पेज में एक घोषणा, जैसे दहेज वाली घोषणा है वो एक पेज में लें। जिसके अलावा जैसे ये अन्य जो भी स्व घोषणा है वो भी अलग अलग पेज में आप लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ आपके जो भी ये फॉर्मेट है ये आपके साथ में लगेगा, जिसमें जो भी दस्तावेज सत्यापन जो दल होगा उसके प्रभारी है वो अपना नाम वगैरह जो हस्ताक्षर वगैरह वो करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट था। अब जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेट अलग है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करा दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको वो फॉर्मेट बता देता हूँ कि ये अलग अलग फॉर्मेट आपको किस तरह के हैं, तो वो आप जरूर देखें एक बार। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो फॉर्मेट आपको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने हैं, जैसे मूल निवासी होने की स्व घोषणा है तो इस तरीके से आप यहाँ अपना नाम, पुत्र पुत्री या पत्नी जो भी है उस पिता का, पति का नाम, और इस तरीके से ये स्व घोषणा कर दें जिसमें एड्रेस वगैरह वो सारा लिखा हो, यहाँ हस्ताक्षर हो, यहाँ नीचे स्व सत्यापन है जिसमें अपने नाम दोबारा वही घोषणा करके आपको यहाँ साइन करके अपना नाम लिखना है। इसी तरह से अगली पेज में आपको जैसे दहेज नहीं लेने संबंधित जो स्व घोषणा है, तो ये जैसे उसमें जो था वो पूरा एक ही पेज में सारे शामिल थे, यहाँ आपको एक पेज में एक स्व घोषणा है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, उसके आप प्रिंट लगा करके निकाल करके एक जो स्व घोषणा है उसका एक पेज पे आप जरूर प्रिंट निकाल लें, ताकि वहाँ अच्छा भी रहे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। दहेज नहीं लेने संबंधित स्व घोषणा है वो आपको लगानी है। इसके बाद में यहाँ इसका उसी पेज में आपको स्व सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद में संतान संबंधित जो स्व घोषणा है वो सभी को लगानी है। अगर अविवाहित है तो वहाँ आपको अविवाहित मेंशन कर देना है। और उसी तरह से अगली जो स्व घोषणा है संतान संबंधी स्व घोषणा, तो इसमें भी जैसे संतानों की संख्या वगैरह है, अगर लागू होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं लिख देना है। उसके बाद में आपराधिक प्रकरण होने संबंधित स्व घोषणा ये सभी को लिखनी है। और इसमें जैसे ये लेवल 1 में यहाँ जैसे 2 पॉइंट तो यहाँ दिए हुए हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में यहाँ लिखवाया भी गया था कि मुझे किसी भी परीक्षा से डिबार नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पहले से लिख दें तो भी ठीक है, और अगर वहाँ कोई लिखवाते हैं तो आपको लिख देना है, नहीं तो ये जो फॉर्मेट है ये आप अपना नाम, निवासी वगैरह जो भी है वो भर करके तैयार रखें, फाइल में जरूर लगा दें। और दोनों सेट है उनमें आपको लगाना है। आपराधिक प्रकरण संबंधित स्व घोषणा ये जैसे ये हो गई। और उसके अलावा शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी स्व घोषणा आपको यहाँ देनी है। उसी में आपको स्व सत्यापन का भी इसी में कॉलम उसी पेज में आ जाएगा। धूम्रपान नहीं करने संबंधित स्व घोषणा इस तरह की आपको देनी है। और इसके बाद में जैसे निष्ठा शपथ है स्व घोषणा की, ये भी आपको इस तरीके से देनी है जिसमें अपने नाम, रोल नंबर वगैरह, आवेदन संख्या ये सारी लिख देनी है। और प्रतियोगिता अगर महिला है, कोई विधवा श्रेणी में आवेदन कर रही है तो उसको इस संबंध में जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर जैसे मान लो पुरुष कैंडिडेट है और इसके लिए लागू नहीं होता है तो आप उसको प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा जैसे विधवा मामले में पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र है, तो जिसके जो भी लागू होता हो वो प्रमाण पत्र आप जरूर अपने साथ में इसको अटैच करें। अभी जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में तो ये आप जरूर यहाँ भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये है तो वो जरूर रखें। तो ये स्व घोषणा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित होगी। जिसके लिए जो लागू हो रही है वो आप जरूर ध्यान रखें। और ये सारी जो PDF है पूरी इसकी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें। और एक जो स्व घोषणा है उसकी एक पेज पे आप प्रिंट निकाल लें,
ताकि आपको वहाँ कोई समस्या नहीं सामना करना पड़े। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन सारी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया है। और ये सारी जानकारी जो लेवल 1 के जो भी अनुभव थे, कैंडिडेट के जो भी समस्या आई, उन सभी से संबंधित जानकारी है। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जो भी साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। अगर आप वीडियो पूरा आपने अगर गौर से सुन लिया है तो मुझे लगता है आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपके इस संबंध में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।